So I was just telling that in this chapter we would be studying from फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बैकड्रॉप में जो भी सिचुएशन हुई वो मैंने अभी अभी बताई कि उसके पहले क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, हमें याद नहीं रखना है, बट टू बी वेरी प्रिसाइज एंड वेरी क्लियर एंड जस्ट टू कट योर एफर्ट्स, दिस पर्टिकुलर एज इज नॉट इम्पोर्टेंट हियर, ठीक है। हमें इसके में कुछ नहीं करना है, इसमें वही लिखा हुआ है कि नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए कोशिश कर रही थी कांग्रेस, जो कि वो बहुत पहले से कर रही थी। लीडर्स वगैरह दे वर ट्राइंग कि सारे लोग एक साथ आ जाएं या सेंस ऑफ नेशनलिज्म आ जाए, बट पॉइंट इज दैट कि सबका नेशनलिज्म का डेफिनेशन अलग था इंडिया में। कांग्रेस में कुछ लोग बोल रहे थे कि इंडिया हम अंग्रेजों के अंडर ही अपना डोमिनियन बना लेंगे, वो हमारे लिए आजादी है। कुछ लोग बोल रहे थे नहीं, पूरी आजादी हमको चाहिए, ठीक है। कुछ लोग हिंदू महासभा अलग तरह की बातें कर रही थी कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुस्लिम्स को अलग अपनी अलग कंट्री चाहिए थी। बट इन ऑल दीज खिचड़ी, कांग्रेस एंड महात्मा गांधी दे वर टू पर्सनालिटी मोर और लेस अटैच टू ईच अदर, क्योंकि महात्मा गांधी कांग्रेस से अटैच होकर के काम कर रहे थे, नेहरू से बहुत क्लोज थे वो। दीज पीपल वर ट्राइंग कि ये सारे ग्रुप जो है वो एक साथ आ जाएं और आकर के वो एक मूवमेंट करें यूनाइटेड बड़ा, सो दैट हम भगा सकें अंग्रेजों को। गेटिंग माई पॉइंट, क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। ये बैकग्राउंड है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं। अब इस कोशिश में पहली चीज क्या होती है, तो कोशिश का पहला चीज देख लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इज वर्ल्ड वॉर। क्या होता है कि महात्मा गांधी जब इंडिया में आए तो more or less the same time was there जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था 14 to 18। ही केम 9 जनवरी 1915, ठीक है। सो एकदम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग का ही टाइम था। सो जब वो यहाँ पर आए तो सिचुएशन कुछ अलग तरह की थी, क्योंकि वॉर के टाइम पे ब्रिटिशर्स वर एक्सपेक्टिंग कि हम उन्हें सपोर्ट करें, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने किया भी। क्यों किया? बिकॉज हमें ये लगा हम ऑलरेडी किसी कोई तुम्हारे सामने पावरफुल इंसान है, तुम उससे कम पोजीशन पर हो, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और अभी वो किसी प्रॉब्लम में है, तो तुमको पता है कि अभी इस समय अगर मैं इसके ऊपर कुछ एहसान कर दूंगा तो कल को ये रिपे करेगा मुझे, ठीक है। सो व्हाट वी थॉट कि अभी ये लड़ाई में अंग्रेज हैं और ये वैसे भी रूल ऑफ लॉ में और कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीजों में बिलीव करते हैं, हम इनका वर्ल्ड वॉर में अगर हम इंडिया सपोर्ट करेगी तो ये उसके बाद हमको आजाद कर देंगे। दैट वाज द आइडिया बिहाइंड इट, ठीक है। ये रीजन है जिसीलिए हमने उनको वर्ल्ड वॉर 1 में सपोर्ट किया, वरना जितना वो हमें परेशान कर रहे थे तो हम नहीं करते। बट कहीं ना कहीं हमें इस चीज का लालच था कि हम उनके लिए कुछ करेंगे, वो हमें करेंगे वापस, हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। देखते हैं क्या किया उन्होंने। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सिचुएशन में इंडिया के साथ बहुत गड़बड़ी हुई। सो द क्वेश्चन वुड बी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या हुआ, एंड आंसर वुड बी दिस, ठीक है। जो साथ में बुक लेके बैठे हैं वो ऐसे कर लें, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट यहाँ पर पेंसिल से लिख लें। इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट यहाँ लिखा हुआ है। अब इसमें लिखा क्या है, ये है कि पहली बात तो वॉर की वजह से ढेर सारा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन खराब हो गया था। सीधी सादी भाषा में अगर बोला जाए तो वॉर की वजह से बहुत ज्यादा पैसे का लॉस हो गया था। कोई भी वॉर लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है, ऐसा था नहीं था, क्योंकि अंग्रेज वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं। अब वर्ल्ड की अगर मेजर कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं तो आर्मी पे पैसा बहुत लग रहा होगा। ब्रिटेन की जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है उनका बहुत सारा पैसा डिफेंस एक्सपेंडिचर में जा रहा था। उस वक्त वो पैसा उनको केवल आर्म्स में और इन चीजों के लिए उनको बहुत पैसा चाहिए था। अब वो करेंगे कहाँ से? तो उनकी सबसे गंदी आदत जो जिसकी वजह से वो उनको बोला भी जाता है कि वो इंपीरियल पावर थे। इंपीरियल पावर एक बुरा टर्म है, मतलब तुमने किसी को गुलाम बनाया अपना। बुरी पावर ये कि लड़ना है, जीतना भी है, लेकिन पैसा खुद नहीं खर्चा करना है। पैसा लेंगे कॉलोनी से, समझ गए? यानी अपना कंट्री का पैसा तो अपनी कंट्री के लोगों को देंगे, लेकिन दूसरे की कंट्री का पैसा लेके वॉर लड़ने पहुंच जाएंगे। ये चीज कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, वॉर लोन बढ़ा दिया, वॉर लोन लिया और कंट्रीज से। उसके बाद उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए। इंडिया में टैक्स का बहुत बुरा इम्पैक्ट था। हमारे लिए ये पॉइंट काम का है कि उन्होंने वॉर में डिफेंस एक्सपेंडिचर उनका बढ़ा, बट उन्होंने हमारे टैक्स बढ़ा दिए वो पैसा वसूलने के लिए। कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी उन्होंने, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिए बहुत जगह पे। अब इंडियन सोसाइटी जो कि ऑलरेडी कॉलोनी है किसी की, हमारे यहाँ से ऑलरेडी इतना पैसा 100 से ऊपर ज्यादा सालों से दूसरी कंट्री में जा रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ है। वो अंग्रेज हमें कुछ देते तो थे नहीं, हमसे सब लेकर ही जा रहे थे। उस केस में जो थोड़ा बहुत लोग कमाते हैं, अगर उसमें आप इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या बचेगा? हमारी पहली प्रॉब्लम हमारे ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ा कि उन्होंने जब इंक्रीज कर दिया टैक्सेस को, तो कॉमन लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा बर्डन बढ़ गया। बस वॉर के टाइम पे सारा पैसा, सारा जो चीजें हैं वो
सारा पैसा मशीनरी और फैक्ट्रीज में लग रहा था, कितनी गन बना लो, कितने गोले बारूद बना दो और कैसे सामने वाले से जीत लो। देयर वर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल जो कि प्रोडक्शन या खाने की चीज में इन्वॉल्व थे, और वॉर के टाइम पे राशन भी चाहिए होता था सिपाहियों को ढेर सारा खाना खाने के लिए। तो उस केस में घर में राशन नहीं बचता था। वॉर के टाइम पे चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि जब अनसर्टेनिटी होती है तो बहुत ज्यादा महंगे हो जाता है खाना पीना, ठीक है। वॉर की चीजों के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए, और ऑलमोस्ट 13 टू 18 के बीच में बहुत सारे जरूरत की चीजों के सामान के प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गए। उस केस में एक्सट्रीम प्रॉब्लम हुई कॉमन लोगों को, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी रिच तो थे नहीं, कॉलोनी थे, गरीब थे, कम कमाते थे। दूसरा पॉइंट ये है कि वॉर से प्राइस इंक्रीज हो गए, और प्राइस की वजह से क्या हुआ, हमें और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ये दूसरा इम्पैक्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, यहाँ तक तो चलो फाइनेंशियल बर्डन है, समहाउ वो हमसे पैसा ले रहे हैं और वो समझ में भी आता है, कॉलोनी ही उन्होंने हमें इसलिए बनाया क्योंकि उन्हें हमें लूटना था। बट आगे की जो बात है वो इमोशनल है। कैसे? अभी कोई इंसान अपने गांव से लड़ाई लड़ने जाना नहीं चाहता, लेकिन तुम उसे फोर्सफुली अगर वॉर में ले जाओगे, तो ब्रिटेन के पास आर्मी, अभी वॉर है तो आर्मी लड़ रही है आपस में, उनके सोल्जर्स मर रहे हैं, उनको हारने का खतरा है, तो देयर वर फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। इंडिया से जबरदस्ती घसीट घसीट के लोगों को वॉर में ले जाया गया कि तुमको लड़ना ही पड़ेगा। और रूरल एरियाज में ये चीजें, लोग बहुत ज्यादा टची होते हैं इन चीजों को लेकर के, धर्म, विश्वास, प्यार, मोहब्बत। ये रूरल एरियाज में जब इन्होंने फोर्स रिक्रूटमेंट किया तो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, हमारा वॉर नहीं है, हमें जाना भी नहीं है, और तुम जबरदस्ती हमको हमारे अपने वॉर में घसीट रहे हो, तो हमको मजा आएगा नहीं। तो तब लोगों को लगा कि ये तो एक तरह से ये अमानवीय है, इनह्यूमन है, ह्यूमन भी नहीं है। somebody does not want to go to a war, why would you drag him? अभी एक सोल्जर अपनी कंट्री के लिए वॉर इसलिए लड़ने जाता है क्योंकि वो अपनी मदरलैंड से प्यार करता है, वो ऑटोमेटिकली सेक्रीफाइस होना चाहता है उस चीज के लिए। बट ब्रिटेन के लिए हमारे अंदर ऐसी लॉयलिटी नहीं थी, उन्होंने हमें कॉलोनी बनाया था, हम क्यों लड़ने जाएंगे उनके लिए? लेकिन उन्होंने फोर्स रिक्रूटमेंट किया, मजबूर किया हमको, और हम मजबूर थे क्योंकि हम उनके गुलाम थे। 1890 1921 के बीच में ये थर्ड पॉइंट तो ये है कि लोग बहुत गुस्सा हो गए वॉर में फोर्स रिक्रूटमेंट की वजह से। अभी ये 3 पॉइंट काफी नहीं थे। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो ये हुई, जब वॉर ऑलमोस्ट एंड होने लगा, तो बहुत जगह भी भगवान ने भी बदला लिया। जैसे बोलते नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग अचानक से पड़ जाए, अचानक से वॉल्केनो फट जाए, या अचानक से कुछ सूखा पड़ जाए। 1921 के आसपास देयर वाज अ वाइड स्प्रेड फेमाइन, क्रॉप्स ही फेल हो गई, उगा ही नहीं जमीनों में खाना। ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसके ऊपर से फोर्थ पॉइंट ये है कि बहुत सारी पार्ट्स ऑफ इंडिया में क्रॉप फेल हो गई 1920। अब ये वॉर के जस्ट बाद का टाइम है, जब सब कुछ एग्जॉस्ट हो चुका है, हमारा सारा पैसा जा चुका है, एवरीथिंग ऑलरेडी हैज बीन गॉन बिकॉज ऑफ देयर वेंचर। हम जीत गए, विनिंग साइड पर थे, बट विनिंग साइड तो ब्रिटेन थी, हम तो उनकी कॉलोनी अभी भी थे, उनके गुलाम थे। इन दैट केस अगर वो वॉर होने के बाद कुछ चीजें अच्छी भी कर रहे थे, तो वो अपनी कंट्री में पहले करेंगे, कॉलोनी में थोड़ी ना करेंगे। कॉलोनी में होने की सबसे बड़ी हमें खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि जब वॉर लड़ा गया तो रिसोर्स हमारे यूज हुए, लेकिन जब वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन, भाई जब घर टूट जाता है तो दोबारा घर को बनाया जाता है, जब रिकंस्ट्रक्शन का काम हुआ तो वो पहले उन्होंने अपनी कंट्री में किया, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। 1990-21 में क्रॉप्स फेल हो गई इंडिया के बहुत सारे पार्ट में, और खाने की प्रॉब्लम आ गई। अब खाने के लिए खाना ही नहीं है। ठीक। अब इसके बाद में फॉर सम रीजन, क्योंकि अब वॉर में जो भी वेपन यूज हुए हो, जो भी केमिकल यूज हुए हो, व्हाटएवर हैपेंड इन द वॉर, बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज सम एपिडेमिक। जैसे अभी इस वक्त एपिडेमिक है कोरोना वायरस। क्या उसका रीजन है, क्या बायोलॉजिकल साइंटिफिक रीजन है, नोबडी नोज। कुछ ना कुछ इकोलॉजी में डिस्टर्ब हुआ है, कहीं से कुछ लीक हुआ है। सिमिलरली उस वक्त इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गई, और उस वजह से कम 12 से 13 यानी 1.2 टू 1.3 करोड़ पीपल ये फेमाइन और एपिडेमिक की वजह से निपट गए इंडिया में। सो दिस टाइम इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ वाज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये होता है, हमेशा पॉपुलेशन आगे की तरफ बढ़ती है, मतलब दो पेरेंट हैं तो मिलके दो बच्चे होंगे, तो दो बच्चों की और शादियां होंगी, दो और बच्चे होंगे, समझ रहे हो ना, ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है पॉपुलेशन का। यहाँ पर हम जितने एब्सोल्यूट नंबर में थे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 लाख थे, हम 99,000,
बर्थ होने के बाद भी हम कम हो रहे थे नंबर में, समझ गए। इस फेज में 1990-20 के आसपास वाला जो फेज है, देयर वर द नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ कम होनी चाहिए, सो दैट आगे नंबर ऑफ बच्चे जो है वो कम पैदा हो। इसका मतलब क्या होता है, पूरी पॉपुलेशन की नंबर तो बढ़ रहा होता है ना, समझ गए ना। आज हमारी पॉपुलेशन अगर 130 करोड़ है, 130 करोड़ से हमारी पॉपुलेशन कम कैसे होगी। अगर हम 5% के रेट से बढ़ रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि हम 1% के रेट से बढ़े, लेकिन बढ़ रहे होंगे। हमारा जब भी हम कहते हैं कि जनसंख्या दर कम करनी चाहिए, इसका ये मतलब नहीं कि हमें उल्टे डायरेक्शन में जाना है। पॉइंट ये है कि हमें रेट ऑफ पॉपुलेशन कम करनी है। अगर हम 5% की स्पीड से बढ़ रहे हैं तो हम 1% की स्पीड से बढ़े, हम अगले 10 सालों में 140 इतना ही होंगे, ठीक है। अगर हम 10% की स्पीड से बढ़ेंगे तो 200 करोड़ पहुंच जाएंगे, ये होता है। हम उल्टा जा रहे थे, जितने हैं उससे और कम और कम और कम। किसी भी सोसाइटी का पर्पस नहीं होता है कि हमारी पॉपुलेशन कम हो जाए, ठीक है। ये हो रहा था उस टाइम में, इतने लोग इन्फ्लुएंजा और एपिडेमिक से मर रहे थे। ये है इम्पैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 का हमारे ऊपर, ठीक है। जब इतनी बुरी सिचुएशन पड़ी तो उस वक्त सेवियर आए गांधी जी। तो ही वाज गोइंग टू ऑल द प्लेसेस जहां पर भी लोग मर रहे थे, गुजर रहे थे। सबसे वो बातें बातें करते थे, उनकी बातें सुन के लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। उनको लगता था कि यही मसीहा आया, यही हमें बचाएगा, ठीक है। 1915 के बाद से 1917 तक 17 तक वो 2-3 जगह घूमते रहे। पहले वो चंपारण गए, ठीक है। चंपारण में एक आदमी था राजकुमार शुक्ला, उसने इनका नाम कहीं सुना था। ये गांधी जी आए हुए हैं इंडिया में इस वक्त, और उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है साउथ अफ्रीका में, हमने चैप्टर में तो पढ़ा ही हुआ है ना। उन्होंने बोला कि अब ये आए हैं और ये बढ़िया करेंगे। तो राजकुमार शुक्ला ने फोन किया गांधी जी को, देखिए गांधी जी, ये हमें चंपारण में जबरदस्ती तिल की खेती उगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। चंपारण गए, वहां जाके उन्होंने बातचीत करी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, जो भी सुलझ गया वो मामला, उसमें जीत गए। फिर उसके बाद ये अहमदाबाद चले गए। वहां पे एक मिल स्ट्राइक, मिल का ओनर था, वो अपने लोगों को सैलरी ज्यादा नहीं दे रहा था, हाइक नहीं दे रहा था। पैंडेमिक का टाइम चल रहा था, समझ गए, प्लेग भी आ गया था उस समय। प्लेग लेग भी चल रहा था, तो प्लेग बोनस ही नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे इतना ही पैसा देंगे, वो बोल रहे सर एक तरफ इन्फ्लुएंजा है, एक तरफ प्लेग है, हम काम 18 घंटे करते हैं, सैलरी हमारी 5 रुपए है, थोड़ा तो प्लेग बोनस बढ़ा दो। बोल रहे नहीं बढ़ाएंगे। अहमदाबाद वाले मिल वाले लोग भी स्ट्राइक पे बैठ गए। इन्होंने भी गांधी जी को फोन किया, हमारे पास आओ। गांधी जी वहां चले गए, ये भी हंगर स्ट्राइक पे बैठे इनके साथ, तुम भी भूखे हम भी भूखे, ठीक है। तो 15-20 दिन ये भूखे रहे। उसके बाद में फिर मिल स्ट्राइक को, वर्कर को लगा इतना बड़ा पॉलिटिशियन अगर भूख से मर गया तो हमारा क्या होगा, ठीक है, हमारी तो मिल बंद हो जाएगी। उस मिल वर्कर ने, मिल के जो ओनर थे, उन्होंने बोनस वोनस दे दिया, तो दूसरी जगह अहमदाबाद में भी जीत गए। फिर अगली बार आया खेड़ा, ठीक है। अब खेड़ा में प्रॉब्लम ये है कि वर्ल्ड वॉर में सिचुएशन तो तुम देख ही रहे हो। अब अंग्रेज बोल रहे हैं कि हमको दो, टैक्स दो, टैक्स। खेड़ा के पीजेंट परेशान हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, खाने को खाना नहीं है, टैक्स कहाँ से देंगे। वो टैक्स के अगेंस्ट एक कैंपेन था, उसमें भी गांधी जी ने बोला, जिनके पास, उन्होंने, गांधी जी ने बात करी जाकर के ब्रिटिशर्स से, तो ब्रिटिशर्स ने फाइनली अलाउ कर दिया। रिजल्ट ये था, अलाउ कर दिया, ठीक है, उनको जो टैक्स नहीं दे पा रहे हैं उनको अभी टैक्स वो ना दें। ये अंडर द टेबल था, सामने सबको टैक्स देना है। गांधी जी के कहने पे कुछ रिबेट मिल गई कुछ लोगों को, खेड़ा में भी जीत गए। ये है केक, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। ये 15 में आते हैं, तो ये 16, 17, 18, ये 3 साल उन्होंने ये 3 काम किए हैं बारी बारी से, ठीक है। 3 साल में काफी फेमस हो गए। 3 साल में गांधी जी का ऐसा होगा कि उन्होंने 3 काम अपने हाथ में लिए, चंपारण का, अहमदाबाद का और खेड़ा का, तो उसको केक नाम से याद रख लो। और तीनों में ही वो सक्सेसफुल हो गए। गांधी जी एकदम ऐसे वाले हो गए कि ये तो पारस पत्थर के जैसे हैं, जिस चीज को ये छू ले वो सोना ही हो जाती है, ठीक है। तो आगे क्या हुआ, पारस पत्थर समझते हो, अरे समझते हो ना, ठीक है। तो वो ऐसी हालत गांधी जी की, अब इतनी अच्छी इमेज हो गई, तो अब आया मेन काम। अब गांधी जी की इतनी इमेज होगी तो गांधी जी भी थोड़ा सा क्या हो गए, डिल्यूजनल हो गए कि अब तो मैं कुछ भी कर दूंगा। तो उन्होंने बोला कि 1919 में एक रॉलेट एक्ट लेके आए। अब रॉलेट एक्ट, ये वाला जो एक्ट है, ये लेकर के आए अंग्रेज। अंग्रेज एक एक्ट लेके आए, क्यों लेके आए। मैम हाँ, सुन पा रहे हो। मैम मेरी सोसाइटी में लाइट गई है मैम, तो मैंने डेटा से ज्वाइन किया, मैं शायद बीच में डिस्कनेक्ट हो जाऊँ। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। तो अब व्हाट हैपेंड कि अब 19 हमें एक बड़ा क्वेश्चन कर लिया है 5 मार्कर, और एक हमने 1 मार्कर कर लिया है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा का क्या सीन है। एक नंबर ज्यादा नहीं पूछेगा, ये है भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब हुआ क्या कि गांधी जी तो ये सोच के बैठे थे कि वॉट एवर आई टच इज अ गोल्ड, अब मैं सब काम कर दूंगा। ये लोगों को ऐसे, इस वक्त इनकी काफी अच्छी इमेज है, ठीक है। ब्रिटिशर्स भी इनकी सुनते हैं थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं सुन रहे, क्योंकि ये मारधाड़ में बिलीव नहीं करते हैं, हिंसा हिंसा में बिलीव करते हैं ये।
ब्रिटिशर्स को भी लगता था कि बात ही तो करनी है, कर लें एक बारी, क्या पता ठीक लगे इसकी बात हमें। ब्रिटिशर्स भी थोड़ी इनकी बात अभी तक तो सुन रहे हैं, बाद में इनको जेल में डालेंगे, ठीक है, लेकिन अभी तक तो थोड़ा बहुत इनका उनका थोड़ा बातचीत चलती है आपस में। लेकिन मेन टाइम अभी क्या होगा, वर्ल्ड वॉर वन में हमने क्या सोचा था, मैंने अभी क्या बताया, हमने सोचा हम इनका साथ देंगे, कि इतनी दिक्कतें झेल के भी हमने टैक्स पे किया, फोर्स रिक्रूटमेंट में ही सही, लेकिन हमारे सोल्जर वहां लड़ने गए, उतना करने के बाद में वी थॉट हमारे लिए अंग्रेज कुछ अच्छा करेंगे, वर्ल्ड वॉर वन के बाद वो हमें शायद आजाद कर दें, क्या पता वो हमें ज्यादा हमारे कंट्री को ना लूटे, क्या पता वो हमें और तरह की आजादी दें, मतलब अपने हिसाब से कंट्री चलाने की आजादी हमको दें, कुछ हमको अच्छी पोस्ट पे रखें, क्योंकि बड़ी पोस्ट तो सारी यूरोपियंस को ही देते थे, ऐसा हमने सोचा था। लेकिन हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे एक एक्ट चलता था, उसका नाम होता है था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के चलते उस एक्ट में रूल ये था कि आप अंग्रेजों के खिलाफ आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अंग्रेज ऐसी बिलीव करते थे कि अगर आप ऑलरेडी वॉर में कहीं लड़ रहे हैं और तुम यहाँ बैकग्राउंड में धरना दिए बैठे हो, अंग्रेजों भारत छोड़ो भारत छोड़ो, उनको डिस्टरबेंस होगा ना। ये वॉर के टाइम लाया हुआ एक्ट था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, उसके थ्रू कि वॉर के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स वॉर में हैं, तब तक अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनका सैंक्टिटी डिस्टर्ब होगा या उनका काम डिस्टर्ब होगा, तो आपको जेल में डाल देंगे, जो कि जेन्युइन लगता है वॉर के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि अब कहीं आप जैसे फॉर एग्जांपल कल को तुम्हारा एग्जाम है और आज तुम्हें कोई डिस्टर्ब करे फोन करके रात में, तो जेन्युइन नहीं होगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी किसी एग्जाम में बैठे हो, तो उसका तो फिर भी बेसिस समझ आता है कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट क्या सोच के लाए वो 1915 में, वॉर का टाइम था तो वो इंडिया में उन्होंने लगाया। तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के चलते कि ब्रिटिशर्स कुछ भी कर सकते हैं इंडिया में, किसी भी तरह का फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह वो लगा सकते हैं, वो इनवैलिड नहीं मानी जाएगी, मानी भी नहीं जानी चाहिए। लेकिन एक बार वॉर खत्म हो गया, तो कम से कम तो उस एक्ट को उन्हें हटा देना चाहिए था। अब उन्होंने किया क्या, हमने सोचा कि हमने उनके साथ इतना अच्छा किया, वो क्या करेंगे, हमें रिवॉर्ड करेंगे। उन्होंने 1999 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को चेंज करके उसका नाम एक नया रख दिया, रॉलेट एक्ट, ठीक है, और वो इसका मॉडिफाइड वर्जन ले आए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। रॉलेट एक्ट के हिसाब से अगर तुम कहीं अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोलते पाए गए, ना तो तुम्हारे ऊपर कानूनी धारा लगाई जाएगी, ना तुम्हारे ऊपर कोई केस किया जाएगा, सीधा तुम्हें 2 साल के लिए वो अंदर कर देंगे बिना किसी एक्सप्लेनेशन दिए। नॉर्मल केस में जब आप कोई क्राइम करते हैं तो पुलिस आपको अरेस्ट करती है, तो ये आपका फंडामेंटल राइट है कि 24 घंटे के अंदर आपको पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ेगा, समझ गए? आपको इनडेफिनेटली अंदर नहीं रख सकते जेल के, क्योंकि ये क्राइम है, किसी का क्राइम प्रूफ नहीं हुआ और आपने उसको जेल के अंदर बंद रखा है। लेकिन उनका रूल देखो, दे आर सेइंग कि अगर उनको ऐसा लगता भी है तुम्हारी एक्टिविटीज ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है और तुम लोगों को भड़का रहे हो और तुम ग्रुप में कहीं प्रोटेस्ट करते अगर पाए गए, तो तुमको उठा के वो बंद कर देंगे और इस बात को गलत नहीं माना जाएगा। उनको किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, तुम 2 साल मस्त एंजॉय करोगे जेल में, ठीक है। बाहर निकालने का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि मजिस्ट्रेट और ऐसा कुछ, तो एवरीथिंग वाज भी, ये एक्ट सुन के ही जो लोग हैं वो एकदम बचके रह गए, व्हाट वी थॉट एंड व्हाट वी गॉट, उसमें बहुत डिफरेंस था, है कि नहीं। ये वाला जो एक्ट है इसको रॉलेट एक्ट बहुत ही ड्रैकोनियन है, ऐसा एक्ट जो खून चूसने वाला होता है उसको ड्रैकोनियन एक्ट बोलते हैं। ये एक्ट सुन के बारे में पढ़ के लोगों को इतना गुस्सा आया और स्पेशली गांधी जी को इतना गुस्सा आया, यार हमने तुम्हारे लिए क्या सोचा, क्या क्या हमने सोचा, कितना तुमको सपोर्ट किया, सब चीज किया, और तुम रॉलेट एक्ट ले आए बिना हमको जो डिटेन कर दोगे 2 साल के लिए बिना किसी सुनवाई के अंदर सीधा, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया, और ये सत्याग्रह इनकी आज की टेक्निक नहीं है, दिस टेक्निक ही हैज ऑलरेडी गॉटन, उन्होंने साउथ अफ्रीका में वो स्ट्रगल किया था, सिविल डिसोबीडियंस और सत्याग्रह तो उनको उसी टाइम से आता था, पर अभी तक उन्होंने ये टेक्निक अपनाया नहीं। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा तक 1918 तक इतनी चीजें हाथ में आने के बाद में वो भी डिल्यूजनल हो गए, उनको लगा कि अरे मैं तो एकदम अभी एक सत्याग्रह लॉन्च करूंगा और इनको घुटनों पे ले आऊंगा, उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च कर दिया। अब गांधी जी पता है ना, वो फॉलोवर हो गए थे लोग गांधी जी के, अब तो वो दीवानों की तरह उनकी बात सुनते थे। गांधी जी ने बोला कि तुम लोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह कर दो, मत मानो इस एक्ट को। सब लोग लगे सत्याग्रह करने। सत्याग्रह जब लोग करने लगे, तो पंजाब वाले रीजन में कुछ ज्यादा ही खूनी लोग रहते हैं, उनको कुछ ज्यादा ही जोश रहता है। वो वाला जो रीजन है वहां पर अमृतसर में बैसाखी का टाइम था,
ठीक है। लोग सत्याग्रह करने जब लीडर करते थे सत्याग्रह, तो दो लीडर थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। दो लीडर भी कर रहे थे पंजाब वाले रीजन में सत्याग्रह। इनको पकड़ लिया ब्रिटिशर्स ने और रॉलेट एक्ट के लगा के अंदर कर दिया। समझ गए? रॉलेट एक्ट का पर्पज ही यही है ना कि अगर तुमको प्रोटेस्ट करते पाए गए, ऐसी एंटी नेशनल एक्टिविटी करोगे तो तुमको सीधा बंद कर देंगे। लेकिन गांधी जी ने बोला है तो करना है। सत्याग्रह कर रहे थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। कहाँ कर रहे थे? पंजाब में कर रहे थे। ये सत्याग्रह जब कर रहे थे इनको पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? पुलिस ने। बोली चलो अंदर, क्योंकि रॉलेट एक्ट लगा हुआ है, क्यों कर रहे हो सत्याग्रह? चिल्ला चिल्ला के बताया है कि रॉलेट एक्ट लगा है, किसी को नहीं करना है ये सब, ठीक है, नहीं करना है प्रदर्शन अंग्रेजों के खिलाफ। इनको अंदर बंद कर दिया। जब इनको बंद कर दिया तो इनके जितने फॉलोअर लोग थे उनको गुस्सा आ गया। गुस्सा आया, हमारे लीडर को ऐसे कैसे बंद कर दिया। तो बैसाखी का टाइम था, जो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल लीडर्स के जो फॉलोअर्स थे वो जलियांवाला बाग में बैठ के उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कैसे ले गए तुम लोग, और ये अभिव्यक्ति का आधार तो हमारा स्वतंत्रता का आधार है, ऐसे कैसे ले गए, हमारे लीडर्स को वापस लेके आओ। समझ गए? उनकी जब सैफुद्दीन किचलू की और सत्यपाल की गिरफ्तारी हो गई तो उस गिरफ्तारी के अगेंस्ट लोग बैठे थे जलियांवाला बाग में। लेकिन ये बाग में केवल ये लोग नहीं बैठे थे, बैसाखी का दिन था तो कुछ लोग मेला वेला घूमने भी यहाँ पर आए हुए थे। अरे समझ पा रहे हो? तो इतने में क्या यस हुआ, मैम। इसको एक नया प्रोटेस्ट समझ करके जनरल डायर आए और उन्होंने अपने 100-200 सिपाहियों के साथ में यहाँ पर गोली चलवा दी इनके ऊपर। इसको ओपन फायरिंग कहते हैं और इसमें ढेर सारे लोग, थाउजेंड्स वर किल्ड। और ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी है, इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी, गांधी जी को ये धक्का लग गया। मैंने तो सोचा था कि मैं तो हूँ पारस पत्थर, जो छूता हूँ उसको गोल्ड कर देता हूँ, ये मैंने क्या करा दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया था, सत्याग्रह लॉन्च करने की वजह से ही ये चीज हुई, तभी लीडर अरेस्ट हुए और तभी ये जलियांवाला बाग कांड हुआ। गांधी जी इतना डर गए इस चीज की वजह से कि उन्होंने अपना सत्याग्रह वापस ले लिया। समझ गए? ये नॉन कॉपरेशन से पहले वो ऑलरेडी एक सत्याग्रह कर चुके थे, बट उन्होंने वो सत्याग्रह वापस ले लिया, उनको वो वापस लेना पड़ा, क्योंकि अगर वो वापस नहीं लेते तो उनको डर था कि कहीं ये वायलेंट स्ट्रगल में कन्वर्ट ना हो जाए और लोग लड़ना झगड़ना ना यहाँ पर शुरू कर दें। ठीक है, अब तुम लोग ये खुद ही चीज देख लो कि क्या इसमें कुछ बचा है। मैंने जितना बताया है उसमें मैं ये खत्म कर चुकी हूँ, ये खत्म कर चुकी हूँ, ये बता चुकी हूँ, 14 अप्रैल ये भी बता चुकी हूँ, और ये भी बता चुकी हूँ, और ये भी बता चुकी हूँ। ठीक है, नहीं नहीं, यहाँ से मैं यहाँ तक बता चुकी हूँ। इस वाले पैराग्राफ में ये लिखना है कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। एक्चुअली गांधी जी ने सत्याग्रह ही क्यों चूज करा, दिस इज वन मार्कर क्वेश्चन। अब बात करते हैं रॉलेट सत्याग्रह, ये वो, तो सत्याग्रह के बारे में भी पता होना चाहिए। जब रॉलेट एक्ट आया तो गांधी जी ने ये क्यों नहीं बोला कि सारे लोग उड़ो उठो चलो साथ में डंडा लेते हैं और इनको मार मार के भगाते हैं। ही डिड नॉट से इट, इंस्टेड ही इंसिस्टेड ऑन सत्याग्रह। सत्याग्रह वर्ड को अगर आप बीच से ब्रेक करेंगे, यू विल फाइंड सत्य प्लस आग्रह। सत्य का मतलब होता है ट्रुथ और आग्रह का मतलब होता है इंसिस्टेंस, यानी कोई ऐसा इंसान जो सत्य पर टिका हो। क्योंकि सत्य एक ऐसी चीज है, अकॉर्डिंग टू गांधी फिलोसफी, जो उनकी पूरी फिलोसफी है उसके हिसाब से सत्य कभी अपनी जगह से टिकता नहीं है। जो चीज अपनी जगह से हिलती नहीं है वो मोस्ट पावरफुल है, लाइक अंगद का पैर। अगर आप सच पर टिके हैं, दैट मीन्स आपके पास में फाइनाइट फोर्स है। समझ गए? सत्याग्रह का मतलब है ट्रू सत्याग्रही कौन होगा, इमेजिन कर लो। ट्रू सत्याग्रही वो है जो सच के लिए मर भी सकता है, वो है ट्रू सत्याग्रही, क्योंकि वो सच बोलेगा और सच ही करेगा। अगर ब्रिटिशर्स का कोई लॉ उसे सही नहीं लगता है, वो उसे जेन्युइन नहीं लगता है, तो वो नहीं मानेगा। अगर सत्याग्रही पे लाठी भी बरसाएंगे तो वो खुशी खुशी खा लेगा, क्योंकि उसके पास सच की ताकत है। तो सच की ताकत उसकी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग करेगी कि लाठी वाठी असर नहीं करेगी उनके ऊपर। ठीक है, सत्याग्रही विल बी अ पर्सन जिसका सोल बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये मॉरली बहुत अच्छी फिलोसफी है, पर प्रैक्टिकली थोड़ी tough है। पिटते रहना और अंदर से सोचना कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, ये इतना प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन सुनने में बहुत अच्छी है कि मेरे पास इतना सोल का फोर्स है कि तुम मेरे साथ कितना भी गलत करो, आई विल विदस्टैंड इट। मैं तुम्हें पलट के थप्पड़ नहीं मारूंगा लेकिन झुकूंगा भी नहीं। या तो तुम मुझे पीट पीट के मार डालो, वो बोलते हैं कि एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी दे दो, और फिर होगा क्या?
गांधी जी की थ्योरी ये है कि जब तुम्हारे साथ कोई बुरा करेगा और तुम सत्याग्रही हो, झुकोगे भी नहीं और एट द सेम टाइम उसे मारोगे भी नहीं, तो तुम क्या करोगे? पिटते रहोगे। जब वो तुम्हें एक थप्पड़ मारेगा तो उसे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जब वो तुम्हें दूसरा, तीसरा, चौथा कंटिन्यूअस थप्पड़ मारते जाएगा, एट वन टाइम उसको बुरा लगेगा, ठीक है? और जब उसे बुरा लगेगा तो वो इस चीज के बारे में सोचेगा, ठीक है? मोर लाइक मंडेला की फिलॉसफी, हमें केवल उसको ही नहीं निकालना है बॉन्डेज से, यानी गिरफ्तारी से, दो को आजाद कराना है, एक ऑपरेशर को और एक ऑपरेस्ड को, क्योंकि ऑपरेशर भी हमारे ऊपर इसीलिए अत्याचार कर रहा है क्योंकि उसे भी सच पता नहीं है, समझ गए? इसलिए उसके थप्पड़ खाते जाना है। क्यों खाते जाना है? क्योंकि उसको बेचारे को नहीं पता है कि वो क्यों मार रहा है तुमको। ऐसे करते करते जब उसको गिल्ट लगेगा, उसका कॉन्साइंस अंदर का हिलेगा जो तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, और फिर थोड़े टाइम के बाद वो बंद कर देगा। किसको समझ आ गई? मैम आप Yes. लोग की आ गई मैम। थ्योरेटिकली बहुत अच्छी भी लग रही है सुनने में, पर मैम प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है इतना। हाँ ठीक है, तो सुनने में मैम बढ़िया है ना? गांधी जी भी खुद पागल हो जाए। तो इसीलिए गांधी जी ने जो दो तीन चीजें उनकी, वो फर्स्ट फिलॉसफी है, पहला वो उपासक यानी फास्टिंग करने वाला, दूसरा ये है सत्याग्रह करने वाला, यानी आप कोई चीज ठीक नहीं लगती तो आप उसके लिए धरना धरिए, आवाज उठाइए, बट अहिंसा करिए, आप मारिए नहीं। अगर कोई आपको मारता है तो वो खुद गलत काम कर रहा है, यू डोंट हैव टू डू इट बैक, समझ गए? सो दिस वाज द फिलॉसफी। आपको क्या लिखना है? आपको ये लिखना है, ये जो यहाँ लिखा है, विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग अग्रेसिव। एक सत्याग्रही वो है जो वेंजेंस यानी कि बदला नहीं सोचता और एग्रेसिव नहीं होता है, वो कोई भी बैटल जीत सकता है अपनी अहिंसा से, समझ गए? तो ये है ट्रू सत्याग्रही। If I ask you one number who is सत्याग्रही, so this would be सत्याग्रही, ठीक है? और इसमें होगा क्या? You will appeal to the conscience of the oppressor, समझ गए? धीरे धीरे जब वो आपके ऊपर बुरा करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा? उसको अंदर से बुरा लगेगा कि मैं इसको इतना मार रहा हूँ, ये जवाब ही नहीं दे रहा है। उसका कॉन्साइंस जो है वो हिलेगा, इंक्लूडिंग द ऑप्रेसर हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रुथ। और पर्पस यही है कि केवल ऑप्रेसर को भी इतना परसुएड कर देना है कि वो भी सोचे बैठ के कि मैं गलत तो नहीं। समझ गए? अच्छी फिलॉसफी है ना? Yes, ma'am. और ये स्ट्रगल जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि ट्रुथ है, और सच तो सच है, सच तो हिलता ही नहीं अपनी जगह से। मैम बहुत ज्यादा नेल्सन मंडेला की पॉलिसी से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। हाँ, मंडेला इनसे इंस्पायर्ड है बेटा, गांधी तो पहले निपट लिए थे। मंडेला जो है वो गांधी की फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है साउथ अफ्रीका के स्ट्रगल में, इसीलिए बहुत मिलती है। ट्रुथ जो है वो अल्टीमेटली जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रुथ है, तो हार सकता ही नहीं है, समझ गए? उसका तो फंडा ही यही है ना, सच तो सच है, हाउ कैन इट लूज? अल्टीमेटली सच जीत जाएगा। और गांधी जी को ऐसा लगता था कि जो धर्म है, नॉन वायलेंस एक्चुअली एक धर्म के जैसा है। नॉन वायलेंस का हिंदुइज्म से या मुस्लिज्म से कोई कनेक्शन नहीं है कि मुस्लिम हूं तो वायलेंस करूंगा, हिंदू हूं तो नहीं करूंगा। नॉन वायलेंस एक फिलॉसफी है जो ये इस बात में बिलीव करती है कि मारपीट से किसी चीज का हल नहीं निकलेगा। उन्होंने बोला कि हिंदू मुस्लिम अलग तरह के रिचुअल्स करते हैं, अलग तरह की जिंदगी जीते हैं, बट नॉन वायलेंस एक ऐसी चीज है जो उन दोनों को जोड़ सकती है। अगर दोनों ही ये बात मान ले कि मार काट से हल नहीं निकलेगा, तो वो मिलजुल करके रहेंगे, समझ गए? ये सत्याग्रह ही है। उसके बाद वो पता ही है, जब गांधी इंडिया में आए थे तो उन्होंने पहले 1917 में चंपारण में किया था, मैंने अभी एक्सप्लेन किया। उसके बाद में वो खेड़ा में गए थे किसानों के, गुजरात के लिए, ठीक है? इसमें थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, बहुत जगह पे खेड़ा बाद में आता है, ठीक है? तो इसमें खेड़ा, ठीक है? फिर उसके बाद में अहमदाबाद, ठीक है? खेड़ा के बाद में लास्ट में होगा अहमदाबाद 1918 में, ठीक है? वो अहमदाबाद गए और उन्होंने वहां पर ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह को कॉटन मिल वर्कर्स के अगेंस्ट, ठीक है? मैंने बताया था कि अहमदाबाद में जब वो गए थे तो कॉटन मिल वर्कर्स में तो उन्होंने ओके खेड़ा में, ओके ठीक है, कॉटन मिल वर्कर वाले में तो उन्होंने फास्ट किया था मिल वर्कर के साथ मिल करके। ये अहमदाबाद वाला है। खेड़ा में पीजेंट्स लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया था, तो उन्होंने उनको रेवेन्यू करने के लिए उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन को कम करवा दिया था, गांधी जी ने बात करके, बताया ना मैंने अभी। मैंने जितनी चीज बताई वही इसमें लिखी है, फंडा इतना है कि इसमें थोड़ा सा चेंज है। लास्ट ईयर भी ये दिक्कत थी। मैंने बताया है एक यानी चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। आई बिलीव दैट, बट पॉइंट इज दैट सम बुक्स स्पेशली इन द एनसीईआरटी खेड़ा ले दिया हुआ है, ठीक है? चंपारण वुड बी 17,
ठीक है। 17 वाले एज में ही होगा खेड़ा, और अहमदाबाद लास्ट में 18 में है, ठीक है। नाम के लिए तुम याद रख सकते हो, लेकिन क्रोनोलॉजी से स्टार्ट में नहीं है, समझ गए। सेम ये सेम जैसे एक शॉर्ट नेम है चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा को याद रखने के लिए, लेकिन अगर तुम ये सोचो कि एनसीईआरटी के हिसाब से पहले चंपारण हुआ, फिर अहमदाबाद हुआ, फिर खेड़ा हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। उल्टा ये हुआ है, पहले चंपारण हुआ है तुम्हारी बुक के हिसाब से, फिर खेड़ा हुआ है और एंड में अहमदाबाद हुआ है, समझ गए। ये बात याद रखना। अगर पूछे वैसे क्रोनोलॉजी पूछेंगे नहीं, वो किसी एक का ही ईयर पूछेंगे। चंपारण अहमदाबाद 17 में हो जाएगा, और चंपारण खेड़ा 17 में हो जाएगा, और अहमदाबाद 18 में हो जाएगा। बस ईयर ही पूछेंगे एट द मैक्स, वो यहाँ से याद कर लेना है, ठीक है। अब रॉलेट एक्ट के बारे में हमें पहले से ही पता है, रॉलेट एक्ट ऑलरेडी कर लिया है डिस्कस, लेकिन देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पूछेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या है। सुनाई दे रहा है?